हेलो एवरीवन, स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 10 के एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। आप चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने मैथ में आपको लग रहा है कि कुछ कमी है तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो बच्चों, आपको पता है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम जो हैं वो फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? लास्ट फरवरी में होंगे और आपका मार्च में आपका मैथ का पेपर होगा। अभी तक आपने मैथ की तैयारी नहीं की है, लगभग हमें 3 महीने मिलेंगे। पूरा दिसंबर मिलेगा, जनवरी मिलेगा और लगभग पूरा फरवरी मिल रहा है। आपको इस 3 महीने में हम पूरी एनसीईआरटी और एक मॉडल पेपर मैथ का हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है? आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थोड़ा और कुछ बात करना चाहेंगे स्टार्ट करने से पहले। यदि हमारे द्वारा आज ही हमारी पहली क्लास होगी जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगी, एक्सरसाइज़ 1.1 ही हम लोग करेंगे। हमसे पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैनल में, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, जहाँ से आप अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन्स किसी भी बुक के हों एनसीईआरटी के अलावा, आप हमको वहाँ से उसका फ़ोटो या स्क्रीनशॉट जो भी हो आप भेज सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताएँगे। क्लियर हुआ? सो और टेलीग्राम चैनल को वहाँ से जॉइन कर लें ताकि आप ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकें। क्लियर हुआ? सो आप हमसे ये पढ़िए, पढ़ने के बाद हमें बताइए कि हाँ समझ में आया, तो ताकि हम बहुत से ज़्यादा 2-2 3-3 एक्सरसाइज़ 1-1 घंटे में खत्म कर सकें। ये पहला हमारा डेमो क्लास कह सकते हैं कि आप पढ़िए और समझिए, ठीक है? आप हमसे पढ़ने के बाद आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये हमारी गारंटी है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें ये कि हम कॉन्सेप्ट नहीं बताएँगे, हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते चलेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो कॉन्सेप्ट बताएँगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेशन कह सकते हैं एक तरीके से। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर के सभी विद एग्ज़ाम्पल हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये अभाज्य संख्याएं गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनफल क्या है, पहले इनको हम जान लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो हमें लिखा है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की हम बात करें, हाँ ये जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट, ये आपका वास्तविक संख्याएं हैं। चैप्टर जो है हमारा वो वास्तविक संख्याओं का है, ठीक, जिसे हम कहें रियल नंबर्स का है। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। अभाज्य संख्या बच्चों वो होती हैं ऐसी संख्याएं जो या तो एक से डिवाइड हो या स्वयं से। क्लियर? ऐसी संख्याएं जो या तो एक से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, वो संख्याएं सभी की सभी आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? या हम अपनी भाषा में कहें, ऐसी कोई संख्या जो स्वयं से कटे। एक तो सब में ही होता है, तो एक को कंसीडर भी ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई संख्या जिसको वो खुद को ही काट सके, बाकी कोई संख्या उसे ना काट सके या भाग नहीं दिया जा सके, वो संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं, या इसे हम इंग्लिश में कहें प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल समझते हैं कि कौन सी संख्याएं प्राइम है। 2 आपका प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, है ना? इस तरह से, यानी कि ये देख रहे हैं ना, ये सभी संख्याएं, इन सभी संख्याओं को या तो आप एक से डिवाइड कर सकते हैं या तो वो स्वयं से ही डिवाइड होगी। अगर आप 2 की बात करें, 2 को 1 डिवाइड कर सकता है, 1 या खुद 2 कर सकता है, 3 को 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं या 1 से, ऐसे ही 5 को 5 से डिवाइड कर सकता है, 7 को कोई और संख्या नहीं डिवाइड कर सकती, 11, 13, 17, 19, 30, 29 और ऐसे 31 कई संख्याएं। आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि इन संख्याओं को कोई और संख्या नहीं डिवाइड कर पा रही है या कोई और संख्या से भाग इनमें जा ही नहीं सकता है, सिर्फ इन्हीं संख्याओं को छोड़कर। क्लियर हुआ? ठीक, एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये पता होना चाहिए।
ठीक। फिर 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, ये पता होना चाहिए। 1 से लेकर अगर हम 50 तक की बात करें तो बच्चों टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर की संख्या होती है। तो आप ये समझ में आ गया, क्लियर? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ये क्लियर हुआ। इसको नोट कर लीजिए और रफ कर दें। ठीक। अब हम बात करते हैं गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड जिसे हम जिसे कहेंगे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर बोलेंगे, इंग्लिश में कहें फैक्टर्स। अच्छा बताओ बच्चों, गुणनखंड जो है किसी भी संख्या का गुणनखंड, उसको कितने भागों में, उसके मल्टीपल कितने हो सकते हैं, कितने गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम 2 की बात करें, 2 को 2 इंटू 1 यानी कि उसका एक खंड 2 है, एक खंड 1 है, यानी कि किसी संख्याओं को कितने खंडों में बांटा जा सकता है और वो मल्टीपल के रूप में होंगे, है ना? तो वो आपके गुणनखंडों के गुणनफल हो जाएंगे। जैसे कि हम 4 की बात करें, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 6 की हम बात करें तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 8 की हम बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप बच्चों ये देख पा रहे होंगे कि जितने भी गुणनखंड हो रहे हैं यहाँ पर 2 3 2, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं तो हैं। ऐसे अगर हम 9 को ले लें तो 3 इंटू 3, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। यानी कि किसी भी नंबर को गुणनखंड जो है उसके अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है या लिखते हैं। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे कि अगर हम 10 को करें तो पहले 2 5 5 और 1, मतलब जब तक कोई अंतिम संख्या जो है अभाज्य संख्या ना आ जाए तब तक उसके गुणनखंड करते रहते हैं, या फिर यूं कहें जब तक एक उसका अंतिम पद ना आ जाए, क्लियर हुआ, तो उसको तब तक गुणनखंड करते रहते हैं। और गुणनखंड जो है अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में उनके गुणनखंड होने चाहिए। जैसे कि आप पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से उस संख्या को भाग देंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में संख्याओं को गुणनखंड करते हैं, वो भी अभाज्य के रूप में, तो वो उनके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ये बात समझ में आई होगी। अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहले प्रश्न का पार्ट 1 यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, अब हम देखते हैं पार्ट 1। तो अब आप समझ चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, गुणनखंड क्या होता है, उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आपको पता है कि 140 को आपका करना है गुणनखंड। तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे वर्क। 140 पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 35 आ जाएगा। जब तक वो संख्या उस नंबर से डिवाइड हो रही करते चले जाएंगे। 35 हुआ। 35 अगर आप देखें तो 35 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम 3 से जाएगा नहीं तो 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 7 जो है ना, एक अभाज्य संख्या और ये बन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 मिला, 5 मिला, ये सब क्या अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही लिखना है। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अगर इन अभाज्य संख्याओं का अगर हम गुणा करें, 2 दूनी 4, पंचे 20 और 20 सत्ते 140 है ना, वही संख्या आगे। क्योंकि यहाँ पर दो बार लिखा है इसलिए इसको घात के रूप में, पावर के रूप में लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2, यानी कि दो बार लिखा हुआ है, गुणे 5 इंटू 7। तो आपका राइट आंसर जो फर्स्ट का हो जाएगा ये अभाज्य प्राइम नंबर के गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को सोल्व करें। इसी तरह से हो जाएगा 156। क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस 156 इस तरह से लिखेंगे। पहले 2 से देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे, 7 है ना, 2 तियां 6, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, दूने 18। अब ये 2 से जाएगा नहीं, अब हम 3 से देंगे, 3 एक 3 तुका 9। 13 किसी संख्या से नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या, इसलिए ये स्वयं 13 से होगा। यानी कि 156 को हम 2 गुणे 3 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात वही 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये आपका पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया होगा। नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और जो बातें हम बता रहे हैं उसको अपने हिसाब से लिखते चले जाएं। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न तीसरा देखें, इसका थर्ड पार्ट देखें।
3825 3825 को गुणनखंड करने हैं। ये नोट कर लिया, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट देखें बच्चों, कह रहा है कि 3825 का करना है। यही तरीका होगा 3825। हमने देखा कि लास्ट नंबर 5 है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22 हो जाएगा। 2 कैरी यहाँ से 2 बचेगा ना, और 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15। फिर 3 से देंगे, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। क्लियर? तो यहाँ पर 3 इंटू 3। अब ये 5 से जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, तो अब 5 से देंगे। 5 अट्ठे 40, 25 25। फिर 5 से 17, और 17 आपका अभाज्य नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ 17 से डिवाइड होगा। तो यानी कि 3825 को हम गुणनखंड करें तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 पावर के रूप में लिख लेंगे, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को किस प्रकार से लिखा जाता है। बाकी ये दो आपके लिए होमवर्क है, आप इनको खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। नहीं होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम इनके सोल्यूशन बताएंगे। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलें। ये सभी एनसीईआरटी के हैं 1.1। हो सकता है कि नई या पुरानी बुक हो आपके पास, तो वो एक्सरसाइज आगे पीछे हो सकती है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के, ये जो पूर्णांक दिए हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर इंग्लिश में कहते हैं, कि युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आया एचसीएफ और एलसीएम। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एचसीएफ की। एचसीएफ इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हम समझेंगे बहुत आसान तरीके से, यानी कि जो भी संख्याएं दी होंगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर अभी आपने जाना कि क्या होता है, कि किसी संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखना, उसके कितने भागों के भाग हो सकते हैं, यानी कि जो भी नंबर दिए होंगे उनमें से हाईएस्ट कॉमन आपको छांटना है। ठीक, ऐसा फैक्टर लेना है उन संख्याओं का जो हाईएस्ट हो और जो सभी में हो, इतने भी संख्याएं हैं। ठीक है, ये समझ में आया। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझाएं, जैसे कि माना कि हमारे पास संख्या ए स्क्वायर, ए क्यूब और इस तरह से कोई संख्या है ए की पावर 4। इसका हमें एचसीएफ अगर हमें निकालना है, तो आप बच्चों बताओ, ए को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए क्यू को ए इंटू ए लिख सकते हैं, और ए की पावर 4 को ए इंटू ए। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं, यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब ए इंटू ए हाइएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, ये क्या है, ए इंटू ए फैक्टर के रूप में लिखा है, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब फैक्टर के रूप में लिख दिया है, और ए की पावर 4 ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये भी फैक्टर के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए जो सभी संख्याओं में हो। अगर हम ए इंटू ए ले लें, एचसीएफ ए इंटू ए, तो आप देख रहे हैं कि ए इंटू ए तो यहाँ पर भी है, कॉमन दो जगह है, ए इंटू ए यहाँ पर भी है, यानी कि ये तो है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि ए इंटू 3 बार ले लेंगे, 3 बार ले लेंगे, यहाँ तो 3 बार है कॉमन, बट यहाँ तो नहीं है ना। यानी कि जो दी गई संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में से ऐसी सबसे छोटी हाईएस्ट या सबसे छोटी कह लें संख्या लेते हैं जो उन सभी संख्याओं को डिवाइड करती हो या उसमें इन्वॉल्व हो। अब ए स्क्वायर ले लें, इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, हाँ? अब संख्याओं का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 2, 6 और 8 का आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। ठीक, आप 2 को तो 2 ही रहने दें, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देखेंगे कि 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों जगह विद्यमान है। 3 अगर हम लेंगे तो 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। अब आप ये समझ चुके होंगे कि एचसीएफ क्या होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं
एलसीएम की। एलसीएम की बात करें, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो वहां पर क्या था, फैक्टर था, यहाँ पर क्या मल्टीपल, यानी कि जो संख्याएं दी गई होगी उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या जो बाकी दी हुई संख्या उस बड़ी संख्या को डिवाइड करती हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझें भाई, पहले ले लेते हैं ए स्क्वायर, ए क्यू और ए की पावर 4। हमें ऐसी संख्या लेनी है, एलसीएम लेने के लिए जो संख्याएं दी गई होती हैं बच्चों, उनमें से सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं जो बाकी सभी संख्याएं उसमें इन्वॉल्व हो, उसमें समाहित हो या उसको डिवाइड करती हो। अगर हम ए की पावर 4 ले लें तो ए स्क्वायर, तो इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि इसमें ए स्क्वायर भी है और ए क्यू भी है, इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया ये। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें वही 2 4 6 ले लो। ठीक, अब आप सोचेंगे कि सबसे बड़ी संख्या लेते हैं या इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए, 2 को 2 रहेंगे, ये 2 इंटू 2 और इसको 3 इंटू 2। ठीक, एलसीएम का मतलब होता है कि उन सभी संख्याओं को ले लिया जाता है जो सबसे ज्यादा बार आई हो, मतलब उन सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। देखो 2 लिख लेंगे, यहाँ पर दो, एक 2 हो चुका है, एक 2 यहाँ का बचा हुआ है ना, यहाँ का ये 2, ये 3 और ये 1 2 तो इसमें आ ही गया है, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि 12 ऐसा नंबर हो जाएगा एचसीएफ। समझ में आया। हाईएस्ट पावर वाले सभी लिख लेते हैं, 2 बार 2 है, लिख लिया। अब 2 यहाँ पर तो एक बार, यहाँ पर एक बार, तो यहाँ पर तो एक इसमें इन्वॉल्व हो गया, 3 एक बार लिख लिया। तो आपको एचसीएफ भी समझ में आया, एलसीएम भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सोल्यूशन अगर हम इसका लिखें, पहला प्रश्न क्या है, 26, दूसरा क्या है, 91। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनके हम फैक्टर लिखेंगे। तो 26 का फैक्टर अगर हम लिखेंगे 2 से 13, और फिर ये 13 से ही 13 जाएगा, तो यानी कि 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, 91। 91 आप जानते हैं 3 से करेंगे नहीं जाएगा, 7 से देंगे 13 और 13 को ये, यानी कि ये हो जाएगा 7 गुणे 13। अब हम इन संख्याओं का पहले एचसीएफ देखेंगे बच्चों। एचसीएफ देखा 26 और 91 का एचसीएफ। अब आप जान चुके कि एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों में हो। तो देखो 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है। ठीक है, 13 ही तो कॉमन लेना है ना, ऐसा इन फैक्टरों में वो फैक्टर लेने जो सभी में कॉमन हो। एचसीएफ का मतलब यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दिए हुए फैक्टर में उस संख्या को लेना है जो सभी संख्याओं में कॉमन हो। 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी, 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 कॉमन है ही नहीं, ना तो यहाँ ना 7 यहाँ पर है। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। अगर हम बच्चों एलसीएम की हम बात करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, 26 और 91 का, तो क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि वो सभी लिख लेते हैं जो कम से कम ज्यादा बार आए हों, है ना, जैसे कि 2 एक बार है, ठीक, 13 लिख लिया, 13 एक बार हर जगह है, और ये भी तो है 7, सभी संख्याओं को लिख लिया और इनका मल्टीपल कर दिया, तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। ठीक है, तो ये आ जाएगा 182। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 13 और एलसीएम क्या हो गया 182। ठीक, बच्चों अगर आप देखें जो हमें संख्या दी गई है, संख्या हमारी क्या थी, संख्या जो हमें दी गई थी, संख्या दी गई थी 26 और 91। अगर हम 26 और 91 को बच्चों आपस में गुणा कर दें तो कितना आएगा, 26 एकन 26 कैरी 2 और 26 नेमा और 9, यानी कि आएगा 2366। 26 को 91 से गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। क्लियर। अब वो कह रहा है कि अब हम अजरा एलसीएम और हमारे एचसीएफ क्या था, एलसीएम हमारा 13 था और एचसीएफ कितना था 182। इनको अगर हम गुणा कर दें तो देखें क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं। 13 दूनी 26 की 6 कैरी रहा 1। ठीक,
13 अट्ठे 100, सॉरी 13 दूनी 26 कैरी 2, 13 अट्ठे 104 और 2 वही कैरी हमने कहा, तो 106 हासिल 10, 13 एकम 10 और 10, 13 एकम 13 और 10 123 मतलब 23, तो क्या हुआ बराबर आ रहे। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों, यहाँ से प्रूफ ये हुआ कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये स्टेटमेंट है, जो दो संख्याएं हैं उन दो संख्याओं का गुणा कर दें यानी कि गुणनफल, वो बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ के इंटू एलसीएम के। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनते हैं। और प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, किन्हीं दो संख्याओं को दे दिया जाएगा और उनका एक एचसीएफ दे दिया जाएगा, एलसीएम पूछ लिया जाएगा, या फिर वो एलसीएम देकर और एचसीएफ पूछ सकता है, या एचसीएफ और एलसीएम को देकर एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका सोल्व हो गया, यानी कि ये बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम पार्ट 2 को देखें, ये समझ में आ गया होगा, साथ साथ नोट करते जाएं, समझते हुए चलें। दूसरा प्रश्न अगर हम सोल्व करें, सेकेंड पार्ट 510 एंड 92 का अगर हमें करना हो, तो पहले क्या करेंगे, 510 का आप इस तरह से फैक्टर निकालेंगे और 92 के फैक्टर निकालेंगे। 510 का अगर हम फैक्टर करें तो ये आपका आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। क्यों? क्योंकि आपको पता है 17 तिया 51 होता है ना, 17 तिया 51, 17 30, इससे डायरेक्ट हमने कर लिया। 30 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 2 ट्री मेथड से, और 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, यानी कि वही 17, नहीं नहीं यहाँ पर 3 होगा, ये 2, यानी कि 17 एक रहा, एक 5 रहा, एक 3 रहा और एक 2, यही तो ये था। ठीक, तो ये हमने डायरेक्ट कर लिया। क्लियर? आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे 510, तो ये इसका रहा। ऐसे ही 92 का अगर हम करेंगे फैक्टर, तो 92 के आपके आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ आप पता है कि ऐसी संख्या ले लो जहां जो जोड़े बनाते हो, या ये भी एक तरीका है कि जोड़े बनाते हो। 2 3 का कोई जोड़ा बना रहा है, नहीं बना रहा है। 5 का कोई बना रहा है, 5 का भी नहीं बना रहा है। 17 का कोई बना रहा है, 17 का भी नहीं बना रहा है। यानी कि वो जो संख्याएं हैं, जो दो ही ऐसी संख्या है जो दोनों जगह है, ये एक, ठीक है, इस दो का कहीं जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। ये भी समझ में आओगे, एक तरीका ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हम बात करें बच्चों एलसीएम की। एलसीएम क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो पावर देख लो सबसे ज्यादा बार लिखे हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ही रहा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 23। अब देख रहे हैं 2 हमें देखना है, तो 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ लिखा हुआ है, ये, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 3 5 17, सभी संख्याएं लिख लेते हैं, और 23, तो ये आपका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा गुणा है, आप कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 3 4 6 0, इसका मल्टीपल आएगा। ठीक है, अब वही आप दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं में उनका गुणनफल x इंटू वाई बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको एक संख्या क्या दी है, इसको पहले निकाल लें, एलएचएस बराबर निकाल कर और आरएचएस बराबर निकाल लें, ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, इनका गुणा करने पर ये 46,920 और 46,920 आएगा। ये प्रूफ हो गया कि फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क 2 हम लोगों ने सीख लिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ आप निकालना सीख चुके हैं। चलिए अब ये तीन संख्याएं इनको देखते हैं। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट देखें, संख्या क्या है 12, 15 और 21। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के मल्टीपल ज्ञात करेंगे, सॉरी 12 के फैक्टर ज्ञात करेंगे, 15 के फैक्टर ज्ञात करेंगे और 21 के फैक्टर ज्ञात करेंगे। इसी तरह से कर लेंगे। पहले हम 12 को देखते हैं, ये तरीका कर लो बच्चों। आप पहले आप 2 से देंगे, 2 छंग 12 बच्चों, फिर 2 से देंगे, 2 3 6 और एक आ गया प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसी से नहीं होती, वो सेम वन से, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हम 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 से देंगे, 3 पचे 15 और 5 से एक बार, यानी कि 3 गुणे 5। अब बच्चों 21 का देखें तो 3 सत्ते 21, अभाज्य संख्या है किसी से नहीं कटेगी तो 1, यानी कि हो गया 3 इंटू 7। अच्छा बच्चों, इन तीनों संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो हर जगह है? देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर कहीं नहीं है, यानी कि 2 तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता, ये 2 भी नहीं हो सकता। 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। बच्चों आप देख रहे होंगे कि पूरे इसमें ये तीन ही ऐसी संख्या है जो तीनों जगह उपलब्ध है, तो यानी कि इसका बच्चों एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 3। क्लियर हुआ? क्या एचसीएफ हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एक पार्ट का आंसर ये हो गया। एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम जानते हैं कि जो संख्या सबसे ऐसी संख्या, हर एक संख्या को लेते हैं वो जितनी बार लिखी हो मैक्सिमम टाइम। 2 लेंगे, 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, लिख लेंगे। 3 यहाँ लिख लेंगे, ठीक। 3 एक बार है, 3 एक बार यहाँ का भी हो गया, 3 एक बार यहाँ का भी हो गया। 5 नहीं हुआ, ये भी लिख लेंगे और 7 नहीं हुआ, ये भी लिख लेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तियों 12, 12 पंजे 60 और 60 का मतलब 6 सत्ते 42, 420। तो बच्चों एचसीएफ हमारा 3 हो गया और एलसीएम हमारा 420, तो फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला सोल्व करते हैं, ये नोट कर लीजिए, रफ कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याएं हमारी 17, 23 और 29। बच्चों देखो ये तो 17, ये सभी अगर आप गौर से देखें तो ये सभी की सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। और बच्चों आपको एक बता दें, जब भी अभाज्य संख्याएं दी गई हो तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा और हमेशा एक होता है, ठीक। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है और एलसीएम जो होता है अभाज्य संख्याओं का, वो सभी संख्याओं का गुणा होता है, सभी संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक, गुणनफल होता है। तो इसमें आपको फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, अगर आप लिखेंगे फैक्टर तो ऐसे लिखेंगे, देखो 1 इंटू 23, 1 इंटू 29, ठीक, ये समझ लो। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है इन सभी में से जो हर जगह उपलब्ध है। आप देख पा रहे हो कि 1 एक ऐसी संख्या है जो हर जगह है, तो 1 यहाँ का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, डायरेक्ट ये लर्न रखें स्टेटमेंट। और एलसीएम निकालें, एलसीएम में अगर आप देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सभी संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 1 17 ले लेंगे, 1 ले ही लिया है, 23 नहीं लिया है तो 23 ले लेंगे, 1 ले ही लिया है, 29 नहीं लिया है तो 29 ले लेंगे, ठीक है। तो अब इनका गुणा कर लेंगे, 23 गुणे 17 गुणे 29, है ना। तो जब इसका मल्टीपल रखेंगे तो ये आ जाएगा 11339, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं, पूछे जा चुके हैं और आप लोग कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क खुद करेंगे, ठीक है। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिस आपको और मजबूती देगी। अगले प्रश्न की तरफ देखें। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जो संख्याएं एचसीएफ 9 है,
मतलब 306 और 657 संख्याओं का एलसीएम जो है वो 9 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ दिया, एलसीएम पूछ दिया है, ठीक। तो इन संख्याओं का एलसीएम, इसको सोल्यूशन करके ऐसे लिखेंगे। आप लिखेंगे किस तरह से, हम जानते हैं कि अगर आप बोर्ड में किस तरह से लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये दिखाने पड़ते हैं बोर्ड में, पेपर लिखने का कॉपी लिखनी हो तो इस तरह से लैंग्वेज लिखेंगे। आप लिखेंगे, सोल्यूशन डालेंगे, फिर आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। और हमको दिया क्या गया है, ऐसे पूरा फ्रेम बना लेंगे, ये हम एक दिखा रहे हैं, दिया गया है, क्योंकि दिया गया है संख्याएं क्या दी गई हैं बच्चों, ये दिखा देंगे। संख्या है 306 और 657, और क्या दिया है हमें, एचसीएफ दिया हुआ है 9। इसलिए 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ की जगह 9 और एलसीएम हमें पूछा गया है, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। ये कट जाएगा, देखो 9 को ये काट देगा, 9 सत्ते 63, 2 बचेगा 27 और 9 तियां 27, यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा क्या, 306 गुणे 73, ठीक है। क्या हो जाएगा, 306 गुणे 73, समझ में आ गया। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तियां 18, लास्ट डिजिट 8 आएगी, तो इसका आप मल्टीपल कर लेंगे, तो इसका मल्टीपल करने पर आएगा 22338, ठीक है। अगर आप पेपर में इस तरह से लिखेंगे और सपोज दैट ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे। ये लैंग्वेज इस तरह से आप बोर्ड में लिखेंगे। क्लियर हुआ बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमसे पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये हमको जानना है, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये आप जानते होंगे, तो हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर करते हुए चलेंगे। नेचुरल नंबर्स, देखो ऐसी संख्याएं जो गिनती के काम आती हो या गिनती से शुरू होती हैं या गिनने में यूज करने वाली, तो आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे चलते चले जाएंगे, ये सभी क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या शुरुआत कहां से होती है, एक से लेकर, जो गिनती जीरो से तो शुरू करते नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है प्राकृतिक संख्याएं। अब आपको समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्यूशन क्या होगा, हमने ये तो प्राकृतिक संख्या जान ली, सोल्यूशन इसका क्या होगा वो देख लेते हैं। कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n, देखो 6 प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3, 6 की पावर अगर हम 1 कर दें तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 कर दें, भाई n के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक लिख दें। और आपको पता है कि किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो हो, किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो हो, कोई मान लो संख्या है इसकी पावर जीरो, उसका तो वैल्यू 1 आती है, ठीक। 6 की पावर 2 देखना है, तो हमने क्या किया, 6 की पावर 2 देख लेते हैं, ये समझाने के लिए देख रहे हैं, तो क्या होगा 36 आएगा। 6 की पावर 3 देख लें तो क्या आएगा
फिर 36 गुणित 6 कर लेंगे, 6 36 हासिल 3 36 18 और 216 हो जाएगा। फिर 6 की पावर 4 करेंगे, 6 की पावर 5 करेंगे, तो किसी भी कंडीशन में उसका जो है अंक मतलब लास्ट डिजिट जीरो कहीं नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 की पावर n करने पर किसी भी अंक जो है जीरो नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, मतलब नहीं ला सकते हम ऐसा कुछ। देखो जीरो कब होता है, किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी हो सकता है बच्चों, तभी हो सकता है जब उसमें 10 का गुणा हो, ठीक, या 100 का हो, है ना, 10 के मल्टीपल का गुणा कर सकते हैं। तो किसी भी, जैसे कि अगर हम 5 इंटू 10 करें तभी तो 50 आएगा, 6 इंटू 10 करें तभी तो ये एक जीरो लास्ट में आएगा। यानी कि मल्टीपल 10 का होना चाहिए, या 10 का मल्टीपल होना चाहिए, या 100 का होना चाहिए, 1000, जब भी तो उसका लास्ट अंक जीरो आएगा। तो यानी कि क्या है कि पावर करने पर जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो किसी भी संख्या ले लें यहाँ पर, चाहे जीरो को छोड़कर, यहाँ पर जीरो की ही पावर अगर हम कुछ कर दें तो ही जीरो आएगा। जीरो की छोड़कर कोई भी संख्या ले लें, 5 6 10 20 100, उसकी पावर कुछ भी करें, एटलीस्ट जीरो भी करेंगे ना किसी भी नंबर की पावर, तो उसका मान जीरो लास्ट डिजिट नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ तब आ सकता है जब वो 10 के उसमें मल्टीपल हो। तो यानी कि आप अंतिम अंक जीरो नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या, अच्छा आप कहेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम फ्रेम करना चाहें तो आप क्या फ्रेम करेंगे, सजेशन क्या देंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे ये हम जान लेते हैं। ठीक, देखो आप क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, इसका क्या लिखेंगे कि यदि कोई, पहले हम बताएंगे कि जीरो कब आ सकता है। ठीक, जीरो किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट कब हो सकता है। तो यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त हो सकती है, ठीक है, हम आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहे हैं ताकि आप पेपर में किस तरह से लिखेंगे वो डायरेक्ट, अभी जो सोल्यूशन करके निकलना नहीं, हम चाहते हैं कि आप स्ट्रांगली सीखें। तभी हो सकती है, तो वह क्या होगी, 10 से विभाजित होती है, या फिर हम कहें 2,5 से विभाजित हो। ठीक, या 10 की मल्टीपल हो, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अब आप दिखा सकती जो लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि 10 बराबर होता है 2 गुणे 5, तभी तो लास्ट यानी कि ये इससे डिवाइड होना चाहिए। अब 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 6 को तो ऐसा लिख सकते हैं ना, इंटू n। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यही तो होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 6 की पावर n के, जो 6 की पावर n है के अभाज्य गुणनखंड में
इसका गुणनखंड देख रहे हैं, 2 तो है बट 5 नहीं है, है ना? और 2 और 5 होने चाहिए। किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड में करें और उसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है तो वो संख्या का अंतिम अक्षर 0 होगा, सॉरी अक्षर अंतिम अंक जो है वो 0 होगा। अगर हम 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, में 5 नहीं है तो 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं 6 की पावर n का अंतिम अंक 0 नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो स्टेटमेंट हम लोग समझ तो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, एनसीईआरटी का छठा प्रश्न कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याओं का मतलब कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक। भाज्य संख्याओं को बच्चों अगर हम समझ लें, भाज्य संख्याएं, अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक। कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम नंबर के उल्टा बोल सकते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो अन्य संख्याओं से भी, जो अन्य संख्याओं से भी, स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों, ठीक। या हम कह सकते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, गुणनखंड हों या फैक्टर हो, क्लियर। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, 4 6 8 के 2 को तो 2 लिख सकते हैं इंटू 1, 3 गुणे 2 इंटू 1, ऐसे ही 2 गुणे 2 गुणे 2, ये क्या 2 से अधिक फैक्टर है ना। या इनमें कोई दूसरी संख्या भी डिवाइड कर रही है, 6 को 3 कर रही है, तो ये सब संख्याएं क्या है, ये सभी कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं। ये भाज्य संख्याओं का खेल समझ में आ गया कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न वो, अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि हमें चेक करना था, दी गई हमें क्या संख्या है, तो दी गई संख्या क्या है, सॉल्यूशन देंगे यहाँ पर इस तरह से, दी गई संख्या क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। चलो कर लो, इनको हमें क्या लिखना है, फाइनली लिखना है 7 गुणे 13। अब आप देखें, ये एक तो ये है और प्लस में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 1, 13 कॉमन कर सकते हैं, प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं गुणे 13, ठीक। ये देखो 7 11 सत्तर 77 और 1 77 प्लस 1 यानी कि 78 गुणे 13। जो संख्या दी गई है उसको 78 गुणे 13 लिख सकते हैं। अब 78 के अगर हम फैक्टर के रूप में लिखें, अभाज्य संख्याओं के फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो 78 को क्या हो जाएगा, लिख लो 13 छंग 78, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, 13 गुणे 6, ठीक। यानी कि वो हमने प्लस वाला सिंबल खत्म कर दिया। दूसरी संख्या क्या है, अब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार जो संख्याएं दी गई हैं,
13 गुणे 13 गुणे 6, ये जो संख्या दी गई थी इसके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर है ना, ये 2 से अधिक फैक्टर है, 2 से अधिक फैक्टर है ना, 2 से अधिक फैक्टर है, और इससे अलावा भी 2 से अधिक फैक्टर हैं या भाजक हैं या इनके गुणनखंड हैं। तो ये संख्या क्या होगी, अतः संख्या जो है वो क्या, ये संख्या क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या है। क्लियर हुआ, क्योंकि इस संख्याओं में जो भी इनका संख्याओं को लिख देंगे वो गुणा करने की जरूरत नहीं है, पूरा गुणा करके चेक करेंगे नहीं। आप देख रहे हैं कि इसमें 6 से भागा जा सकता है, 13 से भी जा सकता है। इसी प्रकार से ये वाली संख्या को देखें, सेम इसी तरह से यही प्रोसेस होगी, इतना नोट कर लिया होगा, रफ कर देते हैं। हमें क्या दिया, 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। 5 यहाँ से कॉमन कर ले, हमें फैक्टर के रूप में लिखना है, कुल मिलाकर हमें क्या बनाना है, फैक्टर के रूप में लिख लेना है, तभी तो हम बताएंगे 2 से अधिक ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे या 2 से अधिक भाजक आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ संख्या हमारी भाज्य संख्या है। तो वो 5 कॉमन ले लेंगे, बोले इसको मार्क 7 छंग 42, 42 दूनी 48, यानी कि 5 कॉमन ले लेंगे, बचेगा अंदर 108 नहीं 1008 प्लस 1, इनको गुणा करेंगे 5 को बाहर के, ये हो जाएगा 5 गुणे 1009, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो कितने, 2 या 2 से अधिक भाजक हो गए ना, ये और कट जाएगा, तो 2 भाजक हो गए तो वहीं से हम कह देंगे और इंटू 1 ले लेंगे, यही तो। आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है इनको सोल्व कर कर ये मिलेगा, और इसमें 2 से अधिक मल्टीपल हो गए, तो इस प्रकार ये संख्या भी क्या है, एक आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है। ये भी आपकी क्या, एक भाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं 2 से अधिक भाजक हों, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है, इनके भाजक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, और ये अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सपोज दैट ये आपका एक वृत्ताकार क्या है, ट्रैक है, सॉरी इसको वृत्ताकार बना देते हैं सही से, ये एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक। यहाँ से 2 व्यक्ति चल रहे हैं, एक कौन है, सोनिया, और दूसरे कौन है, रवि, ठीक। यहाँ पर इनकी चाल नहीं दी गई है, कितनी स्पीड से, मान लेते हैं कि स्पीड इनकी सेम है, समान चाल से चलते हैं। सानिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को इस पूरे चक्कर को लगाने में 12 मिनट चलते हैं। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो कह रहा है कि कब एक साथ दोनों मिलेंगे। तो आपको बच्चा पता है कि 18 मिनट लगा रही हैं सोनिया, 12 मिनट लगा रहे हैं ये, यानी कि 18 मिनट ये चलेंगे फिर वो चलेंगे, वो यानी कि जो भी संख्या आएगी, जो भी टाइम आएगा वो इन दोनों से ज्यादा ही आएगा, ठीक। ज्यादा का मतलब क्या है, जब संख्याओं से कोई आंसर आपका बड़ा आएगा तो इसका मतलब वहां पर एलसीएम निकाला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा बच्चों किसका, 18 और 12 का, ठीक है। एलसीएम के लिए आपको पता है कि 18 और 12 के फैक्टर कर लेते हैं, कर लीजिए। क्या होगा, 18 का फैक्टर ले लीजिए, यहाँ से इस तरह से चेक कर लेंगे। आपके कैसे करेंगे, 2 9, ठीक, 3 3
और 3 और 1, यानी कि 18 के फैक्टर हो गए 3 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार से आपको 12 के करेंगे तो 2 4 6, 2 3 और 3 1, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या जितनी बार है उनको सभी को लिख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों इधर लिख लेते हैं या रफ करके करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, देखिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम किसका, 18 और 12 का। आपने देखा कि 2 3 3 सब लिख लो, 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर देखा कि 2 तो टोटल 2 बार है, एक ही बार लिखा है, 1 2 और ले लेंगे, 3 तो हो गया। तो कितना हो जाएगा इनका आंसर, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी कि वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्लियर। तो जब भी आपको क्या करना है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही समय पर एक साथ चलें और अलग अलग टाइमिंग पे करके, तो उनका आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल कर आंसर निकाल लेने हैं। क्लियर। ये तो बच्चों रहा आपकी प्रश्नावली। अब बोर्ड में आपके क्या होते हैं कि उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल को भी हमें सॉल्व करना है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है वो देख लीजिए। कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने। 6 का पता है 3 गुणे 2, गुणनखंड अभाज्य निकालेंगे ना, प्राइम गुणनखंड होने चाहिए, 3 और 2 प्राइम गुणनखंड है। 20 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, या यूं ले लें, सीक्वेंस से लिख लें, 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 5। तो अब आप एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ का मतलब ऐसी संख्या जो हर जगह कॉमन हो, 2 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब सभी संख्याएं गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 3 2 2 दो बार है, एक बार और ले लेंगे, और 5 कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, दूनी 12, पंजे 60, और इसका 60 आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि वही प्राइम फैक्टर 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले एचसीएफ पूछा है और एलसीएम पूछा है। हमें पता है 96, सोल्यूशन लिखकर इस तरह से लिखेंगे, 96 और 104 के हमें प्राइम फैक्टर लिखने हैं। पता है कि 96 को इस तरह से लिख लीजिए, 2 से जाएगा 2 चाकू 8, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से जाएगा 24 दूनी 48, फिर 2 से जाएगा 12 दूनी 24, फिर 2 से जाएगा 6 दूनी 12, और फिर 2 से जाएगा 2 तिया, और यहाँ पर कहानी समाप्त। तो 96 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 गुणे 3। ठीक। 104 को अगर हम देखें, अब 104 की प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 2 पंचे 10, 52, 2 26, 2 13, और 13 1, कहानी समाप्त। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। ठीक, यानी कि 2 की पावर 3 गुणे 13। ठीक। अब हमें क्या बताना है बच्चों, एच सी एफ। एचसीएफ का मतलब ऐसी संख्या जो सब में कॉमन हो। देखो 3 यहाँ पर है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यहाँ पर भी है, यानी कि और तो कुछ ले नहीं सकते, यहाँ से ले लिया 2 की पावर 3। 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, नहीं है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 ही एचसीएफ रहेगा, और 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। एलसीएम की बात करें, हाईएस्ट पावर वाले ले लेते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 में ही 2 की पावर 3 होगा, ये नहीं, यहाँ का 3 ये भी लिखना है, और यहाँ का 13 ये यहाँ पर लिखना है। इसका कर लेंगे आप गुणा। ठीक है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 गुणे 3 गुणे 13, 32 तिया, ठीक, 2 तिया 6, और 3 त्रिका 9 गुणे 13, 3 78 की 8 हासिल 7, 13 ने में 117, और 7 124,
यानी कि 1248 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, और ये आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसा अभी किया, पहले आप करेंगे 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 72 के फैक्टर निकालेंगे और 120 के, फिर वहां से आप एलसीएम निकाल लेंगे और एचसीएफ निकाल लेंगे। क्लियर। ये आपके लिए होमवर्क रहा। सो यहाँ से हमारी क्या होती है कि प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक। अब आपसे 1 मिनट के लिए कुछ बात करना चाहते हैं। हमने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, कुछ कमी रह गई हो वो भी कमेंट करके बताएं ताकि और सुधार किया जा सके। ठीक है। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है तो आप हमसे जरूर कमेंट करें, भले ही आप सिंगल व्यक्ति हो। हमारे सब्सक्रिप्शन को ना जाएं, सब्सक्राइबर कम होंगे, नया चैनल बनाया है, बट आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा बेहतर। एक बड़े यूट्यूब टीचर से भी अच्छी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा समझाया जा सके। आप हमसे जुड़ेंगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। हम आपको नई नई टेक्निक भी बताएंगे और कैसे पेपर किया जाता है ये भी बताएंगे। क्लियर। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे लिए एक अवार्ड होगा, रिवॉर्ड होगा आपका एक सब्सक्रिप्शन, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आया है। हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर ज्वाइन करें। वहां से आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम आपके जवाब देंगे। ठीक है। आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।